Hello and welcome. You're watching Mind the Stock Market with Vijay Singhania. Mr. Vijay Singhania is a founder and chairman of TradeSmart. वो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है 1976 बैच के 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं वो शेयर बाजार में। पैन इंडिया ब्रोकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2006-2007 में। अब मिस्टर सिंघानिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मिस्टर सिंघानिया टू द शो। सिंघानिया साहब, अगर हम बात करें शेयर बाजार की तो 4000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, लेकिन जब हमें तुलना करनी होती है तो हम निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट्स के लिए, ऐसा क्यों? और निफ्टी की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। निफ्टी 1994 में, आई थिंक इट वाज नवंबर 94, स्टार्टेड विद 1000, ठीक है। लेकिन काफी लंबे समय तक ये करीब 6 साल तक ये 1300 और 1400 के आसपास रहा, केवल 30%। यानी कि आप ये समझिए कि अप टू 2001 ये निफ्टी 1300-1400 के आसपास रहा। जबकि 2001 में जो डॉट कॉम बबल आया तो उस टाइम में जो डॉट कॉम के जो शेयर थे वो 300-400 गुना बढ़ गए थे। लेकिन अब ये देखिए, ये शेयर्स कुछ को छोड़ करके, जैसे जो टॉप लाइन शेयर्स थे आईटी के, इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम, इन सबको छोड़ करके कोई भी इस तरह के डॉट कॉम में शेयर शामिल नहीं थे, इंडेक्स में शामिल नहीं थे, निफ्टी में शामिल नहीं थे। इसका मतलब उन्होंने, उनका जो पैरामीटर है निफ्टी में शेयर लेने का, वो बहुत ही एक तरह से रैशनल था और बहुत सोच समझ के था एनालिसिस के बाद में। उसकी वजह ये रही कि निफ्टी में जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 30%। लेकिन जो डॉट कॉम के पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर थे वो 300-400%। अगर किसी ने उस टाइम इस चीज का ध्यान दिया होता तो उसने उस चीज का ध्यान दे करके ही डॉट कॉम के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको खुद लग जाता है कि भाई जो ये हमारा मेन जो एक तरह से बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट का, निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स, वो तो इतना नहीं बढ़ रहा है, ये शेयर इतने कैसे बढ़ रहा है, इसका देयर इज समथिंग रॉन्ग, उनको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो एक्चुअली एक रहा। उसके बाद में क्या रहा कि फिर मैं आपको बतलाऊंगा वॉल्यूम से कंपेयर करते हुए। अभी मैंने ये बता रहा हूं मैं आपको कि हम 2009 से 2021 का कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ 2001 तक का खत्म हुआ, उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, डेरिवेटिव मार्केट आया, और उसके बाद में फिर मार्केट जब हमेशा जब बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद में बड़ी तेजी भी आती है। तो अपने मार्केट में 2002 के बाद में 2007 तक बहुत अच्छी तेजी आई। अब उसमें क्या हुआ, लेकिन अब उसके बाद में 2008 में बड़ी गिरावट आई और देन सब प्राइम क्राइसिस आई। तो उन सबको हम निकाल दें तो मैं कंपेयर करूंगा 2009 से। तो 2009 तक मार्केट स्टेबलाइज हो गया था, अपने इलेक्शन भी हो गए थे, कांग्रेस आ गई, और आने के बाद में फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गया था। तो उसमें क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए। 2009 से मैं दिसंबर 2021 को कंपेयर कर रहा हूँ। 2009 पूरे साल की फिगर से 2021 की साल की फिगर को उसमें निफ्टी बढ़ा 5201 से 17354, 17,354। दैट इज द राइज ऑफ 234%, ठीक है। लेकिन जो बीएससी एनएससी का जो वॉल्यूम था वो 50.83 लाख करोड़ से केवल 186.09 लाख करोड़ बढ़ा। दैट इज 266%। राइट। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ये वॉल्यूम बढ़ा तो इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन, राइट, नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन। और ये हम लोग रोज देख रहे हैं कि इक्विटी में जो पार्टिसिपेशन है वो उतना नहीं बढ़ रहा है। हालांकि लोग कहते हैं 9 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए, ये हो गए, लेकिन उसमें जो ट्रेडर ज्यादा हैं और उसको होल्ड करके पोर्टफोलियो बनाने वाले लोग कम हैं। मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। वॉल्यूम निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी केवल 121% बढ़ा, जबकि इंडेक्स इतना बढ़ गया। हाँ,
स्टॉक फ्यूचर जो है वो जरूर 46.8 लाख करोड़ से 212 लाख करोड़ हुआ, जो कि करीब 353% है, लेकिन ये मेनली बढ़ा बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक और डीआईआई को भी अलाउ, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो डीआईआई करते हैं कि भाई कैश में बाई कर लेते हैं और फ्यूचर में वो सेव करके रख देते हैं, और एवरी मंथ वो फ्यूचर को रोल ओवर करते रहते हैं। तो उनका कैश का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, बट वॉल्यूम बढ़ता है फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर में उनको रोल ओवर करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब उसके अगेंस्ट में आप अगर इंडेक्स ऑप्शन में आए, तो इंडेक्स ऑप्शन में 2009 में 67 लाख करोड़ का वॉल्यूम था, जो बढ़ गया 12,622 लाख करोड़, जो कि करीब, मुझे तो वो भी देखना पड़ेगा, आई थिंक 19,184%, मतलब 19,184% इंडेक्स और बैंक निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस का जो वॉल्यूम था वो 19,184% बढ़ा। अब इसमें एक थोड़ा सा कैच है जो समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली नोशनल प्राइस जो होता है वो शामिल है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वही फिगर देती है। अच्छा। लेकिन वो अलग से प्रीमियम की फिगर भी देती है। अगर हम उसको निकाल दें नोशनल प्राइस को, तो भी उसमें क्या है, वो ये जो वॉल्यूम है उसका वो 1074% बढ़ा केवल प्रीमियम में। तो वो ये मैटर इसलिए करता है कि भाई प्रीमियम तो देखा जाए तो कुछ पैसे से लेकर के, मतलब 5, 10, 15 पैसे, 50, 1 रुपए, 2 रुपए से लेकर के बहुत मोटा एक्चुअली अमाउंट हो सकता है उसमें। एट द मनी होगा या इन द मनी होगा तो बहुत ज्यादा जी। तो ये एक्चुअली इसमें हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इन्वेस्टर को समझने वाली चीज है, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है कि टोटल कैश मार्केट में जो वॉल्यूम है वो एफपीआई का वॉल्यूम करीब 22-23% है। अच्छा। पहले भी था और अभी भी वही है। पीआईआई का वॉल्यूम लगभग पहले 12% था, अभी बढ़ गया 15%। और वो इसलिए बढ़ा है कि वो उनको एक्चुअली म्यूचुअल फंड आप देख रही हैं कि म्यूचुअल फंड में नेचुरली ज्यादा एसेट्स मैनेजमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सभी लोग कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर वो बढ़ के आया है उसके अंदर। और ये तो एक बात हुई कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जो है, ये इन दोनों को जोड़ दें तो 34% के आसपास, 34% 2009 में था, अभी ये 2021 में ये 38% है। यानी टोटल बीएससी और एनएससी का जो कैश का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 38% केवल इंस्टीट्यूशनल का ही होता है। अब बाकी जो बचा उसमें प्रॉप का भी होता है और उसके अंदर रिटेल का भी होता है। और रिटेल के भी जो होते हैं उसके अंदर नॉन डिलीवरी भी होता है और डिलीवरी भी होता है। तो देखा जाए तो जो इसमें हम लोग तो एज ए ब्रोकर महसूस करते ही हैं कि जो ये रिटेल का जो वॉल्यूम है इसमें डिलीवरी का वॉल्यूम बहुत कम होता है। इन द लॉन्ग रन क्या सही रहता है? एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडर होना सही है, या फिर जो नए निवेशक बाजार में इस समय प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए इस समय एक्यूमुलेट करना, शेयर और लॉन्ग टर्म में रखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, जब भी मार्केट तेजी से गिरता है तो मेरा ये मानना है कि वो उसमें वॉच रख करके वो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। क्योंकि क्या है कि मार्केट में इतने उतार चढ़ाव देखे और इतने लोगों से डिस्कशन होता है, तो हमने ये पाया कि कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मार्केट लंबे समय के लिए नीचे जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फिर वो सब रिटायरमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, सब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो उन सब लोगों को जो सोशल सिक्योरिटीज के, अभी एक क्या आजकल लोगों की एज भी बढ़ रही है। पहले क्या होता था, आमतौर पर 70, 72, 75 साल की उम्र में लोग चले जाते थे, बट अभी तो आराम से लोग कहते हैं 80, 90 साल। और जापान ऐसी जगह में तो मैंने देखा कि 100 साल के भी कपल्स जो है आराम से सूट बूट टाई लगा करके और ढंग से, एक्चुअली मैंने उनको प्रॉपर वॉक करते देखा।
तो ये और इन सब जगहों में ये प्रॉब्लम ज्यादा है एक्चुअली, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, थोड़ा सा विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह वो ज्यादा है। तो खाली इसमें मैं पहले बता रहा था, जो कमिंग बैक टू दैट, स्टॉक फ्यूचर में जो एफपीआई का जो वॉल्यूम है वो 19% 2009 में जो था वो बढ़ के 45% हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में भी लोग क्या कैश में बाइंग देखते हैं, कैश में बाइंग इतनी हो गई, इसमें इतनी हो गई, बट वो फ्यूचर की बाइंग सेलिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। Mr. Singhania, thank you so much for your time and insight on how the markets developed over time. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे मार्केट मूव्स के बारे में, ट्रेंड्स कैसे बनती है और बाजार को कैसे देखना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।